कि क्या हम कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, क्या जो छोटे चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर मैं आपको एक सजेशन दूं, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए पहले, दिस इज माय सजेशन, गो विद सेक्शन ए फर्स्ट। यू डोंट हैव टू राइट सॉरी और एनीथिंग, जस्ट एक पेंसिल कट करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अब अगर आपको लग रहा है आप ऑलरेडी स्लो हो और इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर वो आपको अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, टाइम भी मैनेज करते हुए चलना है। तो एग्जामिनर यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है कि आयोडीन कहाँ जाएगा, भाई भाई यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सो एक तरीका है अटेम्प्ट करने का, डू नॉट यूज शॉर्टकट्स, है ना। सो आयरन को अंडरलाइन करा, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, तो इसको पूरा लिखें। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है टेबल में, आपका पेपर बार बार बोल रही हूँ सुंदर और कलरफुल नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। Hello and welcome back to ICSC Wala. So my name is Upasna and I'm your biology mentor. I hope my ninjas are doing really good and working hard because exams बहुत पास आ चुके हैं। So बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक बात करने वाले हैं कि आंसर कैसे लिख कर आना है, स्पेशली बायोलॉजी पेपर के अंदर। एक अगर हम कंपेयर करें इसको सीबीएसई से, अक्सर कंपेयर किया जाता है हमारे इंडिया में आईसीएसई और सीबीएसई को, तो अगर मैं पेपर को कंपेयर करूँ ना, तो पेपर इज़ वेरी डिफरेंट। आपका एक पूरा सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है बायोलॉजी का। कैसे अटेम्प्ट करना है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, क्या हम कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। अक्सर बच्चों का ये डाउट आता है कि क्या हम कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, क्या जो छोटे चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर आज की वीडियो के अंदर। बेटा इस वीडियो के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करके आना है। मैं आपको बायोलॉजी के आइडियाज़ देने वाली हूँ, बट ये टिप्स आप हर सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो, स्पेशली थियोरी वाले सब्जेक्ट्स में लाइक एसएसटी एंड ऑल। ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे कि क्या मैम राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्या मैं जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आता वो मैं बाद में कर लूँ, या फिर मैं जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ दूँ, वहीं पर आंसर डाल के लिख लूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि मार्क कर दिया, जगह छोड़ ली और बाद में उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बेसिक बातें करने वाले हैं। आपको ये भी लगता होगा कि क्या अपने लैंग्वेज में हम आंसर लिख सकते हैं, जैसे हमें समझ तो आ जाता है कॉन्सेप्ट एंड वी कैन फॉर्म द आंसर ऑल्सो, तो क्या हम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख दें, अपनी इंग्लिश बनाकर लिख दें, ऐसे कुछ सवाल। तो आज आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो एक इन्विजिलेटर या एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एग्जाम चेक करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि जब उनके हाथ में आपकी आंसर शीट होती है तो वो क्या देखकर, क्या सोचकर आपको नंबर देते हैं। सो आई होप यू आर रेडी। बायोलॉजी की बात करेंगे। आपको पता है आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कंप्लीट अटेम्प्ट करना होता है, सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं आती। सेक्शन बी की अच्छी बात यह है कि उसके अंदर चॉइस आती है, बट वहीं पर सेक्शन ए आपका डायरेक्ट होता है, यानी कि जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं दैट विल बी डायरेक्ट, है ना। सो उसमें अब बिकॉज 80 मार्क्स का पेपर बन रहा है आउट ऑफ योर 16 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, 16 ही है ना, सो उसमें से पूरे 80 नंबर का पेपर बन सकता है। दुख की बात यह है कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, बट हम स्पेसिमेन पेपर से आइडिया लगा सकते हैं, कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। बट हम, क्योंकि हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि क्या हम पॉपुलेशन या पॉल्यूशन जैसे चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। स्पेसिमेन पेपर में भी आपने देखा है उसमें से क्वेश्चंस आए हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से 2025 के हिसाब से हमने देखा, दैट इज सेंस ऑर्गन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, बट आईसीएससी पे उसके वन शॉट्स लाइव मेरे भी आने वाले हैं और आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख लिया होगा, माइंड मैप की फॉर्म में भी देख लिया होगा। अब विच सेक्शन टू स्टार्ट फर्स्ट, पहले तो ये आता है। देखो वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो मर्जी तो होती ही है आपकी। अगर आप सही आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर सही डाल रहे हो, है ना, ऑप्शन नंबर सही डाल रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे। वो तो रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा कि आपने थर्ड क्वेश्चन पहले कर दिया, फिफ्थ क्वेश्चन बाद में कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल एंड पे कर रहे हो, तो मार्क्स तो मिलेंगे। बट अगर मैं आपकी आंसर शीट चेक करती है, कोई भी जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है, उनका एक मूड होता है, आपको उनको हैप्पी रखना है, पूरे मूड, मतलब आपको पूरे हैप्पी मूड में रखना है, उनको अच्छा लगे, उनको इंप्रेसिव लगे आपकी आंसर शीट, तो वो आपको कहीं छोटी मोटी गलती भी होगी ना तो मार्क्स दे देंगे, काटेंगे नहीं। बट अगर उनको लगता है कि कोई गलती है और आपका तरीका भी अटेम्प्ट करने का अच्छा नहीं है, तो मार्क्स डिडक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक सजेशन दूं, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए पहले, दिस इज माई सजेशन, गो विद सेक्शन ए फर्स्ट।
गो विद सेक्शन ए फर्स्ट। ए में आपके जितने एमसीक्यू हैं पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस आप सीक्वेंस में करो। डू नॉट स्किप द क्वेश्चन, डू नॉट स्किप इट, डू नॉट। आप ऐसा जरूर कर सकते हो, हालांकि मैं ये भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि देखो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, थर्ड का आंसर लिख लिया, फोर्थ का आंसर लिख लिया, उसके बाद फिफ्थ का आंसर आपको नहीं आता है तो फिफ्थ डालकर यहाँ छोड़ सकते हो। पेंसिल जरूर लेकर जाना ताकि आप पेंसिल से यहाँ पर स्टार लगा सको कि आपको अटेम्प्ट ये करना है जब आंसर याद आ जाए। होता है ना जैसे कभी कभी फिफ्थ का या सिक्स्थ का आंसर याद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ने की बजाय सीधा सिक्स्थ लिखने की बजाय इसको ऐसे छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको फिर एम्प्टी स्पेस दिखेगा। खुला खुला पेपर करें, बहुत ज्यादा खुला भी नहीं कि आपने दिखाया है बस कि बहुत सारी शीट्स लग गई हैं मेरी, ऐसा भी नहीं करना है। बट हाँ, एक साफ सुथरा पेपर होना चाहिए। उन बच्चों की बात करें जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो हैंडराइटिंग के नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको क्लीनलीनेस के नंबर मिल रहे हैं। अगर आपने यहां पर आंसर लिख लिया मान लो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, फिर आपको लगा अरे यार गलत हो गया, इसको काट दिया और यहां लिख लिया पिट्यूटरी ग्लैंड, तो द राइट वे टू कट इज यूज अ पेंसिल। एक सिंगल लाइन लगाएंगे कि दिख जाए हाँ गलत है और फिर उसको नीचे लिख दे। ज्यादा व्हाइटनर यूज करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से कट करने की जरूरत नहीं है, कट करने का भी एक तरीका होता है। और बाई चांस ऐसे कोशिश करना ना हो, बहुत अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पेपर के अंदर, बट बाई चांस आपका पूरा एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, पूरा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है तो पेंसिल से एक सीधी लाइन ऐसे लगा सकते हो और नए पेज से स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू राइट सॉरी और एनीथिंग, जस्ट एक पेंसिल कट करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अब अगर आपको लग रहा है आप ऑलरेडी स्लो हो और इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा तो फिर वो आपको अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, टाइम भी मैनेज करते हुए चलना है। बात समझ में आई? सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट दैट इज माई सजेशन। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, जो आंसर नहीं आता है उसको स्किप करेंगे, ऐसे कट नहीं करेंगे। अगर गलती हो गई है तो ऐसे कट कर सकते हो। अब ऐसी गलतियां हो ही ना, इसलिए जो आपको 15 मिनट स्टार्टिंग के मिलते हैं रीडिंग के, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना। तो जो आपको 15 मिनट स्टार्टिंग में रीडिंग के मिल रहे हैं उसमें सच में रीडिंग करनी है, इधर उधर नहीं देखना है कि साथ वाले ने क्या लिखा है वो क्या कर रहा है। सच में जेन्युइनली रीड द पेपर। और अगर बाई चांस तुमको लगता है कि पेपर हार्ड है, डू नॉट पैनिक, क्योंकि कभी भी हार्ड 100% पेपर नहीं आता है। 20% हार्ड आ जाएगा पेपर, है ना। और ऐसा तो नहीं उस हार्ड में से तुम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आती है, अच्छे अच्छे बच्चे डर जाते हैं जब उनको लगता है कि पेपर हार्ड आ गया, बट वो हार्ड पेपर सिर्फ 20% होगा या हार्डली 15% का होगा। आपको 70-80% आता होगा 100% अगर आपने तैयारी करी है। मैं ये उस सिचुएशन में बात कर रही हूँ जब आईसीएससी ने डिसाइड किया कि इस बार तो भैया हम बहुत डिफिकल्ट पेपर लाने वाले। ऐसा होता नहीं है हालांकि, बट आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर वर्स्ट, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप पैनिक बस इसलिए हो जाते हो क्योंकि वो 10-15% आपको पेपर हार्ड लगता है। बट ऐसा कभी पेपर डिजाइन ही नहीं किया जाता कि पूरा हार्ड कर दे। पेपर का तरीका बनाने का ही ऐसा होता है कि देयर इज एन एवरेज, कि मैक्सिमम इजी रखा जाएगा, फिर कुछ कुछ मीडियम और कुछ परसेंटेज हार्ड रखी जाएगी, ठीक है। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट की रीडिंग करेंगे। राइटिंग की कोई लोड नहीं है, सुंदर सुंदर शब्द लिखने हैं कि भाई समझ आए, साफ सुथरे शब्द लिखने हैं, डिजाइन बनाकर शब्द नहीं लिखने हैं। उसके बाद ब्लूप्रिंट, वेयर इज ब्लूप्रिंट? देयर इज नो ब्लूप्रिंट। पहली बात तो मैं आपको ब्लूप्रिंट अगर दूंगी भी तो पुरानी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से दे दूंगी कि भाई इतने साल से इस साल तक इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट देयर इज नो ब्लूप्रिंट। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि इतने सालों से इस तरीके से इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है, तो ब्लूप्रिंट के पीछे ना भागे, हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। जो चैप्टर लेंदी है उसमें ज्यादा काम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, जो चैप्टर छोटे हैं उसमें कम टाइम लगेगा। वेरी सिंपल सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके सेक्शन बी में और सेक्शन ए में भी जो आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। योर पेपर विल बी फिल्ड विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कुछ पैराग्राफ भी आ सकते हैं, मैच वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रीराइट द स्टेटमेंट भी आ सकता है, रीराइट द स्टेटमेंट, है ना। या फिर आपसे
लोकेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि टेल द लोकेशन ऑफ द ग्लैंड एंड द पार्ट्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले चैप्टर में ग्लैंड्स की लोकेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि लोकेशन लिखो और उसका यूज लिखो, ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, होता है ना कि कंप्लीट द सेंटेंस या कंप्लीट द रो, उसमें आपको एक साइड क्वेश्चन लिखकर दे दिया और दूसरी साइड ब्लैंक डाल दिया, तो आपको पेयर बताना है। जैसे आइरिस और सिलियरी मसल्स आईज के पार्ट है, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल जो है वो आपका ईयर का पार्ट है, तो ऐसे करके कुछ कुछ क्रॉस करके दे सकते हैं। सो यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम। आपकी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, जब भी रीराइट वाला क्वेश्चन आए कि पूरा का पूरा रीराइट करो, रीराइट द टर्म दी हुई है, तो आप कोशिश करें कि आप फुल सेंटेंस लिख दें, फुल सेंटेंस लिख दें। जैसे आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अब आपको पता है ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पे आयरन गलत है, तो वो आपको बोलेगा कि करेक्ट करो इसको एंड करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। या हो सकता है कि अंडरलाइन नहीं किया हुआ, सिर्फ उसने बोला जो गलत है उसको ठीक करके लिखे। तो मान लो आप सिर्फ आयोडीन लिखा है, तो एग्जामिनर यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है कि आयोडीन कहाँ जाएगा, भाई भाई यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सो एक तरीका है अटेम्प्ट करने का, डू नॉट यूज शॉर्टकट्स, है ना। सो आयरन को अंडरलाइन करा, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, तो इसको पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। दिस इज द राइट वे टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट आती है, रीराइट वाली चीजें आती है। फाइंड द ऑड वन आउट एंड करेक्ट इट, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो फाइंड द ऑड वन आउट में भी पूरे सेंटेंस लिखाना, ठीक है। जो ऑड वन है उसको सही करके भी आप अपने हिसाब से पूरा सेंटेंस लिखकर आ सकते हो। क्लियर है इतना। नाउ डिफाइन एड्रिनल वायरलिज्म, ये एक मैंने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन उठा लिया। बात मुझे करनी है यहाँ पर डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस की। जितने भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन रेस्पिरेशन, डिफाइन पार्चुरेशन, डिफाइन जेस्टेशन, या फिर और क्या होता है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन के ऊपर, तो आप उन डेफिनेशंस को बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना। बुक लैंग्वेज, बुक लैंग्वेज, नोबडी विल यूज देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि आप ओवर एक्सप्लेन कर लेते हो। जब आप डेफिनेशन वाली चीजों में, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, है ना, एक पूरा लेंदी क्वेश्चन आ गया, 3-4 नंबर का है, चलो तुमको एक्सप्लेन करके लिखना है। बट जब सिर्फ डेफिनेशन वाला क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आया है, तो आप ओवर एक्सप्लेन कर देते हो जब आप अपनी भाषा में लिखते हो, सोच कर आंसर लिखते हो। सो मेक श्योर कि आप जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हैं वो बुक लैंग्वेज में लिखें, और ये कैसे याद होंगे, बुक की रीडिंग से याद होंगे। सो यू हैव टू रीड योर बुक्स। अभी मैंने क्लासेस में आपको बता दिया है कि 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए बुक रीडिंग। एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो आता है यार बच्चों को, वो आंसर इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि उनको आंसर फॉर्म करना नहीं आता या फिर वो भूल जाते हैं। तो बुक रीडिंग इज द ओनली ऑप्शन। अब बुक रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ से मुझसे अप्रूव ना करें, मतलब मेरे साथ अलाइन ना हो कि क्यों मैम, हम अपने लैंग्वेज में भी लिख देंगे एंड वी कैन फॉर्म द आंसर इन अ गुड वे। द पॉइंट इज कि जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, आपका एग्जाम खत्म होते ही जब एग्जामिनर जो हॉल होता है जहाँ पर सारे टीचर्स बैठे होते हैं चेक करने के लिए, ICSE उसी टाइम उनको एक आंसर की भेजता है। उस आंसर की में से देखकर आपकी आंसर शीट चेक होती है। पूरा आंसर लिखा हुआ नहीं आता है बट आंसर कीज आती है, तो वो आंसर की ही ढूंढी जाती है आपके आंसर में, और वो आंसर की आपकी लैंग्वेज में नहीं होगी, आंसर की पर ही नंबर मिलते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आंसर की फॉर्मल लैंग्वेज में होती है। दैट इज व्हाई योर डेफिनेशंस एटलीस्ट शुड बी इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, नॉट इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस। उसके बाद जब लोकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर बहुत नंबर कटते हैं, बच्चों को लगता है बहुत बढ़िया पेपर हुआ, मजे आ गए, लोकेशन इस ग्लैंड की पूछी थी, इस पार्ट की पूछी थी, मैं लिखाया हूं। बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आइरिस एंड सिलियरी मसल्स, मान लो ये क्वेश्चन है, दोनों ही बेटा, दोनों ही काफी, कहां गया, बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, दोनों ही कोरोइड लेयर की एक्सटेंशन है, राइट, आगे की तरफ से। बट यू हैव टू टेल कि कौन से एंटीरियर पार्ट पे है, कौन सा पोस्टीरियर पार्ट पे है। फिर फंक्शन भी पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू राइट द फंक्शंस इन 1 लाइन बट अच्छे से डिफाइन करते हुए। देन ये हो गया लोकेशन वाले क्वेश्चंस। लोकेशन वाले क्वेश्चंस पार्ट्स पर भी आ सकते हैं और ग्लैंड्स पर भी आ सकते हैं, लोकेशन एंड फंक्शन, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। देन डिफरेंशिएट वाले अगर क्वेश्चंस आए तो ऑलवेज राइट इन टैबुलेटेड फॉर्म।
डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस हमेशा टैबुलेटेड फॉर्म में करने हैं। जैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप का क्वेश्चन है, मैंने तो हाथ से बना दिया, आप लोग स्केल यूज करना। यहाँ पर आपने डिवाइड करा, लिखा यहाँ जीनोटाइप, यहाँ लिखा फिनोटाइप, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2। क्लियर? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है टेबल में। आपका पेपर बार बार बोल रही हूँ, सुंदर और कलरफुल नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देन आता है ऐसा क्वेश्चन, तो क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अब 25% आने वाला है तो ऐसे क्वेश्चंस होने के ज्यादा चांसेस है। सो इट इज वेरी सिंपल, एक डायग्राम दिया हुआ है, हो सकता है पूछा जाए आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द फंक्शन ऑफ एक्स। सो आप अपने आंसर में बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आएंगे, पार्ट ए एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, फिर पूरा फंक्शन। जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा ना, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट इट दिस वे, देन राइट द फंक्शन ऑफ वाई एंड ऑल्सो। सो बी बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, बी स्पेसिफिक अबाउट योर आंसर्स, ट्राई टू यूज द फॉर्मल लैंग्वेज। एंड कोई और तरीके का क्वेश्चन तुमको लगता है कि मैम कैसे करना है, वो कमेंट्स में डाल देना, आने वाली वीडियोस में हो सकता है मैं बता दूं। मुझे लगा कि इन चीज़ों में बच्चों को दिक्कत आती है, ये मेरी तरफ से कोई कुछ टिप्स थी जिसको यूज़ करके आप अपने आंसर को, आंसर शीट को बहुत प्रेजेंटेबल बना सकते हो और अपने मार्क्स में डिफरेंस ला सकते हो। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, वो बहुत ही कैजुअली लिखाते हैं अपने पेपर को, प्रेजेंटेशन की क्या अलग से मार्क्स है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 80 नंबर का पूरा आपका पेपर डिजाइन होता है, बट प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स को, एग्जामिनर के चेकिंग के तरीके को बहुत फर्क डाल सकता है। तो हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो आपके मार्क्स 4-5 नंबर ज्यादा आए, या कभी कभी तो 10 नंबर का भी फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे तो आप गलतियां कम करोगे एंड बुक रीडिंग स्टार्ट करोगे। सो इतनी ही थी कुछ बातें जो मुझे आपको करनी थी कि भाई किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। एंड सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।